आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपीटीजीटी DSSB जो नेचुरल साइंस वाला पेपर है अपना, जिसमें आपका आता है एक तो भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक ले रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनसे हमारे पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन टॉपिकों में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याओं में कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्यों इनको इंट्रोड्यूस किया गया, कारण क्या था, क्यों आई क्वांटम संख्याएं। तो क्या हुआ कि जब हेजनबर्ग का सिद्धांत आया था, उसके बाद जरूरत महसूस होने लगी, तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ, हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। अब वो क्या समीकरण है, मैं आपको बताऊं। ये समीकरण पेपर में कई बार डायरेक्ट आई है, डायरेक्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रोडिंगर की समीकरण है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इसको याद करनी पड़ेगी आपको। समीकरण को क्या है, देखो ये है डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड h स्क्वायर e माइनस b साइन बराबर में है 0। ठीक है। अब यहाँ पर इस को हम पूरे में इस वाले हिस्से शॉर्टकट में लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साइन, इसको भी डेल ही बोलते हैं। इसका नाम होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर या लैप्लेसियन संगणक। तो पेपर में ये वाली भी आ सकती है और पेपर में ये वाली भी आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पेपर में पूछी है तो आपको दोनों याद करनी पड़ेगी, तब जाके सवाल होगा। मजबूरी है आप लोगों की। अब देखो यहाँ पर कुछ इनकी मीनिंग है सिंबल्स के, जैसे डेल स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे लैप्लेसियन संगणक, x y z निर्देशांक कोऑर्डिनेट है अपने, m बराबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। x बराबर प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है 6.6 × 10⁻34। e का मान जो e है यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, शाई है तरंग फलन। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसे कहते हैं, निम्नलिखित कौन सी है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अब फायदा क्या हुआ भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया गया तो वहां से कुल मिलाकर 3 क्वांटम संख्याएं निकल के आई। कितनी निकल के आई? 3। आप तो अभी 4 हो गए, चौथी फिर अपने आप से मान ली गई थी। तो पहली क्वांटम संख्या थी, इसका नाम था मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है अपने पास, इसका नाम होता है द्विवंशी, द्विवंशी क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसके बाद तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और लास्ट की है अपने पास जो खुद से मानी गई थी, इसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो कितनी क्वांटम संख्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने पर आई थी 3। कौन सी? मुख्य, द्विवंशी, चुंबकीय। बाद में खुद से जो ली गई थी उसका नाम है चक्र। अब पेपर में पता क्या सवाल पूछता है, कोई भी एक परमाणु दे देगा आपको और कहेगा कि फलाना फलाना परमाणु जैसे सोडियम है, कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं बताओ। ठीक है। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं, ये सवाल है। एक चीज और है, अच्छा ये कोई पूछ ले कि क्वांटम संख्याएं क्या काम करती हैं, तो क्या बताओगे आपको? देखो क्वांटम संख्याएं एड्रेस है किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहां मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई फलाना आदमी के राहुल नाम का आदमी कहां रहता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि इसका इस मोहल्ले में घर है, इस
ये मोहल्ला इस कस्बे में है, ये कस्बा इस जिले में है, ये जिला इस प्रदेश में है, ये प्रदेश इस देश में है। यही होता है ना। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन के घर का पता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? क्वांटम संख्याओं। तो क्वांटम संख्याओं का ये होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें आगे करेंगे क्वांटम संख्याएं चारों डिटेल में। ठीक है, क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? 4। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम लोग स्मॉल एन। इसके बाद क्या बताती है मुख्य क्वांटम संख्या? देखो, मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। तो क्या बताती है? ये कोष की जानकारी देती है, कोष की जानकारी देती है। किसके? इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में है। ठीक है, इसको n से डिनोट करते हैं और जो हमारी कोष की संख्या होती है वो n के बराबर होती है। n का मान कोष की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या है अपने पास, वो है द्विवंशी क्वांटम संख्या। देखिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। ठीक है, अभी देखो, बताने को तो मैं आपको कक्षा जो 11वें चैप्टर है उसको सारा बता दूं, लेकिन लाभ नहीं है भैया। इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपके काम का है। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं काम करना, हमको यहाँ पे ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने ये देखा था कि जितने ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, कंसेप्ट का मतलब है कि जो आपको इनकी जानकारी होती है, अप्लाई कैसे करना है, मैंने मुद्दा वो है, मैं आपको सिखाऊंगा ना वो। तो टेंशन ना लो, मेरे पे विश्वास रखो, जैसे मैंने किया था बस विश्वास रखिएगा, ऐसे ही करा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए किताब भी बताऊंगा मैं आपको, कौन सी किताब आपको पढ़नी है। ठीक है, बेहतरीन किताब है, उससे आप इंटीग्रेट कर दोगे और टीईडी दोनों कर दोगे। ठीक है, देखो, दूसरी है द्विवंशी क्वांटम संख्या। द्विवंशी क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करेंगे। ये होता है अपना स्मॉल एल। अच्छा, थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम अगर है तो देखो, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर। ठीक है, द्विवंशी का नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये क्या बताता है? ये देता है हमें उपकोष की जानकारी। उपकोष की जानकारी देता है। ठीक है, अब इसका मान किसके बराबर होगा भाई? ये भी बात देखने वाली है। देखो, जो द्विवंशी क्वांटम संख्या है, इसका जो मान होता है, अपने जो उपकोष है ना, कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ, 4 उपकोष है अपने पास। तो ये क्या बताता है? देखो ध्यान से, मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि द्विवंशी क्वांटम संख्या में जो एल का मान है वो कैसे वेरी करेगा। तो इसमें जो एल का मान है, अगर वो कितना आया आपके पास, अगर एल का मान 0 आ गया, अब इससे पता करने के लिए अगर आपके पास जो उपकोष है, यहां लिखेंगे उपकोष, और ये आएगा अपना एल का मान। अगर उपकोष कौन सा आ गया अपने पास? एस उपकोष है, तो एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 0। अगर ये पी आया तो पी के लिए होता है 1। अगर ये क्या आया डी, तो डी के लिए होता है ये 2, और अगर आया एफ तो एफ के लिए होता है ये 3।
तो द्विवंशी क्वांटम संख्या में जो L का मान है, जैसे यहाँ पे L का मान कोस की संख्या के बराबर होता है, ऐसे ही इसमें L का मान वो कोस की जो कोस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है, तो ये जानकारी इसने दे दी। इसके बाद है तीसरी क्वांटम संख्या जो कहलाती है अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं इसको हम लोग, ये करेंगे हम लोग इसको स्मॉल m से। क्या काम है इसका भाई? ये बताता है कक्षक ऑर्बिटल। तो ये हमको कक्षक की जानकारी देती है, कक्षक की जानकारी। कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। कक्षक क्या होता है? ऑर्बिटल। ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में होगा, कौन से उपकोश में होगा और कौन से कक्षक में होगा। ठीक है, और अब m का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो m का मान बराबर होता है 2l + 1। अगर L की वैल्यू 0 है तो m का मान 1 कक्षक। अगर L की वैल्यू 1 है तो 3 कक्षक। अगर L की वैल्यू 2 है तो 5। अगर L की वैल्यू 3 है तो 7 कक्षक। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के बारे में जानकारी देता है हमें, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद एक अंतिम बच गया, उसको मैं यहीं पे कर देता हूं। इसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं बताओ? स्मॉल s से। इसका काम क्या है भाई? जैसे सबके काम है, इसका भी काम हो कुछ ना कुछ। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी के बाद इसका मान कुछ ना कुछ होगा। तो इसके मान केवल 2 हैं, +आधा, +हाफ और -हाफ। तो इसमें क्या है? इसके मान +हाफ व -हाफ होते हैं। भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो इसके लिए वैल्यू होगी यहां पर +हाफ। अगर ये घूम रहा है इस तरह तो वैल्यू हो जाएगी -हाफ। आप कहोगे गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से है, मतलब आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हो, तब तो आप लोग सॉरी इसको करेंगे हम इधर। अगर आप इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब होता है +हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे प्रदर्शित किया है तो होगा -हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 क्वांटम संख्या पढ़ी। कौन कौन सी दोबारा देख लो एक बार। मुख्य n से प्रदर्शित करेंगे, कोस की जानकारी देता है, और इस n का मान कोस की संख्या के बराबर होता है। इसके बाद द्विवंशी क्वांटम संख्या L से प्रदर्शित करेंगे, उपकोष की जानकारी देता है। L का मान डिपेंड करेगा उपकोष के ऊपर। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से, कक्षक की जानकारी देता है, वैल्यू 2l + 1 होती है, ध्यान रखेंगे। चक्रण में क्या होता है? स्मॉल s से प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है। इसका जो मान होता है +हाफ -हाफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फिल किया गया है तो +हाफ, ऐसे है तो माइनस। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं कुछ सवाल। ठीक है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है श्रोडिंगर की समीकरण, उसके बाद क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। अब उनको अप्लाई करेंगे जहां से पेपर में सवाल आएगा। इसको ध्यान से करना है। देखो, एक सवाल जरूरी है पेपर में। अगर मैं यूपी टीजीटी की बात करूं तो इसमें साइंस है, साइंस में 2 भाग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री।
फिजिक्स में से लगभग 62-63 सवाल और केमिस्ट्री में से भी लगभग 62-63 सवाल। केमिस्ट्री आसान पड़ती है। मैंने देखा है कि जो एमएससी फिजिक्स है ना, उनमें भी केमिस्ट्री के ज्यादा सवाल कर लेते हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से करें आप लोग। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, क्वांटम संख्याएं, इनमें हम लोग सवाल करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सोडियम के बारे में, पेपर में सवाल आया कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं याद करें। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं याद करो। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए ना अपने पास एक आउट का नियम होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसका मतलब ये है कि सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है? इसमें है। अब हम लोग केवल और केवल इस कक्षक की बात करेंगे। ये जो अपने पास उपकोष है ना, ये इस उपकोष, एस उपकोष, क्योंकि इसमें एक ही कक्षक है, केवल इसी की बात करेंगे। अब इसको ले लो 3s1। अब चारों क्वांटम संख्या याद करनी है। देखो चारों क्वांटम संख्या याद करने का तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग से बना देता हूँ। अगर हम लोग किसी उपकोष के बारे में जानकारी इकट्ठा करें तो इसके लिए देखो एल के बाद ये हमें बताता है, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। इसमें हम कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे अगर इस तरह का हमारे पास आता है तो इसमें जो शुरुआत का नंबर होता है ना, ये प्रदर्शित करता है एल को। एल बराबर कितना है यहाँ पे? 3। अब देखो यहाँ पर है एस, एस डिनोट करेगा किसको? एल डिनोट करता है एल को। एस के लिए एल का मान कितना बताया था? 0। एल की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 0। अब बात करेंगे एल। अगर एल का मान 0 है तो एम का मान कितना होगा? भाई हमको पता है m बराबर होता है 2l+1। l का मान 0 है तो देखिए 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2 × 0 + 1 यानी कि 1। तो m का मान कितना निकल के आ गया? 1। ठीक है। अब प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको? ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक ये हो गया s कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे फिल करते हैं हम। ठीक है। इसके बाद अब s की वैल्यू देखो, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसने ऊपर की ओर रोटेट कर रखी है, एक इलेक्ट्रॉन ने ऊपर की ओर रोटेट कर रखी है, तो इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज, मतलब s का मान हो जाएगा +12। तो पेपर में ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं होंगी? तो उनमें जिसमें n का मान 3 हो, l का मान 0 हो, m का मान 1, s का मान +12 हो, वही आपका आंसर होगा। एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है अपने पास, अगला सवाल ये है अपने पास, कोई भी ले लो आप लोग, छोटा सा ले लो कोई। हम ले लेते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या याद करो नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं याद करो। इस वीडियो में तो हम 3-4-5 सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको सेपरेट एक पेन पेपर वाली वीडियो दूंगा, उसमें जितने भी सवाल आए हुए हैं अब तक, टीजीटी हो, DSSB हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, उन सब के सवाल को मैं उसमें लेके आएगा, उनको लिखूंगा, उनके सॉल्यूशन कराऊंगा आपको इस कंसेप्ट के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। वो वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी देखने को। तो नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो भाई, क्या है? नाइट्रोजन 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। अब देखो यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी पूछी इसने,
अब 2p3 अब कैसे निकालेंगे देखो, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, वो यहां आएगा, तो इसको लिख लें 2p3। यहां पर देखो बच्चों ध्यान से, ये किसको डिनोट करता है, n को, n बराबर कितना आया 2, p के लिए l का मान कितना बताया था ना 1, l बराबर कितना आ जाएगा 1, m का मान कितना होगा, अगर l का मान 1 है तो m का मान होगा 2 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि 3, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और इसको कैसे डिनोट करते हैं इस प्रकार से, 3 कक्षक आ गए अपने पास से, बढ़ लो। अब यहां पर भी खेल है, खेल क्या है, जब तक आ रहा था हमारे पास एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हुई है हमसे, यहां पर जो m का मान है ना वो 0 है बच्चों, क्योंकि l का मान अगर 0 होता है तो m का मान खुद से 0 हो जाता है, ठीक है। कक्षक, ये कक्षक के बारे में बताता है कि कक्षक एक होगा, ठीक है। तो यहां पर 3 आए, तो 3 के लिए हो जाएगा ये -1 0 और ये +1, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे, यहां पर l का मान 0 है तो m का मान खुद ब खुद 0 हो जाता है। यहां पर कितना है अपने पास में, m बराबर, इसको यहां से हटाओ थोड़ा सा, ये अंडरस्टूड है, अगर l का मान 0 है तो m का मान भी 0 ही होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो m बराबर है -1 0 +1, ठीक है। अब यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां आया, इस जगह, यहीं तो घुसा गया अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके लिए m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, +1, इसका ध्यान रखिए। अब s क्योंकि ये ऊपर की ओर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, +1/2, ठीक है। अभी और सवाल करेंगे, टेंशन ना लो, हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं अपने पास में, अब की बार थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। सवाल है निदाब क्लोरीन कि क्लोरीन के 11वें इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। 11वां इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग होगा ना, इसने अंतिम इलेक्ट्रॉन की कहा, इसने कहा है कि क्लोरीन की 11वां इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 11वां इलेक्ट्रॉन है कहां। तो क्लोरीन क्योंकि 17 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, देखो 10 और 7 17 हो गया। अब 11वां इलेक्ट्रॉन कहां होगा, 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आ गए, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा, यहां पर। पेपर में इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो अंतिम नहीं पूछेगा, बीच से पूछ लेगा। तो 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे 3s2, n की वैल्यू बताओ क्या लिखूं मैं, 3, l का मान कितना होता है s के लिए 0, अगर l 0 तो m भी क्या हो जाएगा यहां पर 0, और s का मान कितना आएगा, s बराबर आएगा बच्चों अपने पास से, इसको जब ये भरेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरे जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऊपर एक नीचे। अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, तो 10 तो भर गए, तो 10 के बाद 11वां हम ये वाला भरते हैं पहले, फिर ये भरा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला होगा, ये, तो इसके लिए ऊपर की ओर है मंडी, तो इसके लिए हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो इस तरह के सवाल करने हैं। इसकी मैं अभी आपको दूंगा एक वीडियो और, जिसमें लगभग टीजीटी के सारे सवाल होंगे जो क्वांटम संख्याओं के बिहाफ पे आए हैं, ठीक है। तो थैंक यू।